देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, एक नॉर्मल इंसान की ज़िंदगी में कभी कभार कुछ ऐसी घटनाएं जन्म लेती हैं जिनके बारे में जब वो पीछे मुड़कर सोचता है तो उसे यकीन नहीं होता कि हमारी दुनिया में कुछ ऐसी अजनबी चीज़ें भी हैं जिसे वाकई उसने ना ही तो पहले कभी महसूस किया था और ना ही कभी उनके बारे में ज़्यादा सुना था। ऐसा ही क़यामत से भरपूर एक भयानक हादसा मेरी ज़िंदगी में दखल दे चुका है। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम राज है और मैं मुंबई शहर का रहने वाला हूँ। मेरे पापा एक बड़े बिजनेसमैन थे और उस समय मैं कॉलेज का एक स्टूडेंट था। मैं अपनी पढ़ाई को लेकर इतना ज़्यादा सीरियस नहीं था। इसकी बजाय मैं अपने पापा के काम में हाथ बटाना ज़्यादा पसंद करता था क्योंकि मुझे बिजनेस का काम करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। एक दिन मैं अपने ड्राइवर चाचा को लेकर अपने नाना जी से मिलने के लिए निकल रहा था। दरअसल मेरे नाना जी की तबीयत इस समय बहुत ही ख़राब चल रही थी और मुझे भी अपने ननिहाल गए काफ़ी वक्त बीत चुका था। तो आज काफ़ी दिनों के बाद मैं अपने ड्राइवर चाचा के साथ अपने मामा के गांव की ओर प्रस्थान करने चल दिया। मेरी मम्मी की जिद और मेरे पापा के कहे अनुसार मैं अपने ननिहाल की तरफ चल पड़ा। मेरे ननिहाल की दूरी मुंबई शहर से काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता जो कि लंबे लंबे सफ़र को अंजाम देना अब मेरी आदत सी पड़ चुकी थी। मैंने ऐसे कई सारे लंबे सफ़र तय किए थे जिनको अकेले काटे थे और आज तो मेरे साथ मेरे ड्राइवर अंकल भी थे और उस पूरे रास्ते में करीब 6 घंटे का वक्त कटने वाला था। बावजूद इसके कि मेरी गाड़ी तकरीबन 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सड़क पर दौड़ सकती थी। पहले तो मुझे अपने घर से निकलने का टाइम ही नहीं मिल पाया और फिर जब टाइम मिला तो शाम के लगभग 6 बज चुके थे। यानी कि हमें मेरे मामा के गांव पहुंचते रात के 12 तो आसानी से बजने वाले थे। शाम के करीब 6 बजे के आसपास मैं और मेरे ड्राइवर अंकल अपने घर से निकल पड़े। एक लंबे सफ़र के साथ साथ क़यामत से भरपूर काले बादलों के नीचे खौफ को बुलावा देने लगे। वैसे तो ड्राइवर अंकल मेरे पापा के साथ काम करते थे, लेकिन कुछ दिनों की छुट्टियों के बाद वो वापस कंपनी में जाने वाले थे। लेकिन आज मैंने किसी तरह उन्हें अपने साथ जाने को मना ही लिया। साथ ही ड्राइवर अंकल से मैं किसी दोस्त की तरह ही बात करता था, जिस वजह से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हमारी गाड़ी अभी भी हाईवे के ऊपर पहुंची ही थी कि उसी वक्त मेरी नज़र सड़क के ऊपर गुजरने वाली गाड़ियों पर पड़ी। मैं काफ़ी बोर हो रहा था तो मैंने ड्राइवर अंकल को कहा, अरे अंकल जी, गाड़ी को थोड़ा स्पीड से चलाइए, बड़ी बेचैनी हो रही है। इधर दूसरी तरफ अंकल जी के पेट में चूहे कूद रहे थे। उन्हें जोर से भूख लग रही थी। हालांकि भूख तो मुझे भी लगी हुई थी, लेकिन मैं किसी तरह बर्दाश्त करता हुआ चुपचाप बैठा रहा। तभी अंकल जी फुसफुसाते हुए बोले, बेटा तुम्हें पता है यह हाईवे प्रेतों से बाधित है। कहते कि 57 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ आगे का NH बड़ा ही भूतिया माना जाता है। मुंबई की बड़ी कॉलेज में पढ़ने वाले युवा को इन सभी बातों पर कहाँ विश्वास होने वाला था। मैंने अंकल जी को हंसते हुए कहा, अरे अंकल जी, ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब लोगों का भ्रम होता है। लेकिन अंकल जी कुछ ऐसी कहानी बयां कर रहे थे जिसकी वजह से वो साबित करना चाहते थे कि सच में आगे वाले NH के ऊपर किसी भूत प्रेत का साया मंडराता है। एक पल के लिए तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मैं ड्राइवर अंकल को किस तरह समझाऊं कि विज्ञान इन चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं मानते। दूसरी तरफ धार्मिक लोग जहां इन चीज़ों पर अटल विश्वास करते हैं, तो कुछ परिंदे ऐसे भी होते हैं जो इन चीज़ों को एक अंधविश्वास साबित करने पर तुले हुए हैं। उनमें से एक मैं भी था। मैंने भी अंकल जी की बातों को नज़रअंदाज कर दिया और चुपचाप अपनी सीट पर बैठा रहा। आज सड़क का माहौल भी काफ़ी खामोश लग रहा था। हालांकि गाड़ियों का आगमन तो था, लेकिन पता नहीं क्यों आज मुझे अंदर ही अंदर एक बेचैनी खाई जा रही थी। थोड़ी दूर और आगे जाने के बाद मैंने ड्राइवर अंकल को साइड में गाड़ी लगाने को कहा। दरअसल मैं नीचे उतरकर थोड़ा फ्रेश होना चाहता था। शायद बंद गाड़ी के अंदर ज़्यादा देर रहने की वजह से मेरा जी घुटने लगा। फिर मैं बाहर की हवा खाते हुए इधर उधर टहलने लगा। अभी मैं इधर उधर टहल ही रहा था कि मुझे सामने वाली सड़क के बीचों बीच कोई खड़ा हुआ दिखा, जिसकी आकृति एक नॉर्मल इंसान के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा थी। पहले तो मैं काफ़ी देर तक उस चीज़ की तरफ देखता रहा और बाद में जब ड्राइवर अंकल ने मुझे आवाज़ लगाई तो मैं जल्दी से अपनी गाड़ी के पास पहुंच गया और मेरी गाड़ी के पास पहुंचने के बाद ड्राइवर अंकल ने मुझे झट से गाड़ी के अंदर बैठने को कहा।
पता नहीं उस वक्त ड्राइवर अंकल इतने सीरियस क्यों हो गए कि वो तुरंत यहाँ से निकलना चाहते थे। ड्राइवर अंकल की आंखें सामने वाली सड़क की तरफ देखकर चौंकती जा रहे थे, लेकिन मेरे हाव भाव एकदम नॉर्मल थे। जब मुझे लगा कि अब कुछ ज़्यादा ही हो रहा है तो मैंने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और उसके अंदर बैठ गया। उसी समय ड्राइवर अंकल ने गाड़ी को सीधे टॉप गियर में डालते हुए वहाँ से तेज गति से निकालने लगे। मैंने ड्राइवर अंकल को पूछते हुए कहा, अरे अंकल जी, आप गाड़ी को इतना तेज क्यों चला रहे हो? लेकिन मेरी इस बात पर उनका कोई रिएक्शन नहीं आया। उनका बस इतना कहना था कि ये जगह बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तभी ड्राइवर अंकल बोल पड़े, अगर हम कुछ देर तक और यहाँ रुके तो हमें कुछ भी हो सकता है। मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि आज ड्राइवर अंकल को क्या हो गया कि अचानक ही वो बहकी बहकी बातें करने लगे थे, और गाड़ी तो अभी भी अच्छी खासी रफ्तार के साथ सड़क के किनारे चल रही थी। फिर मैंने ड्राइवर अंकल को गाड़ी को एक ढाबे के पास रोकने को कहा, क्योंकि अब भूख बर्दाश्त से बाहर थी और हम दोनों नीचे उतरकर अब खाना खाने की फिराक में थे। लगभग 11 किलोमीटर का रास्ता तय करने के बाद मुझे राहत की सांस मिली, जहां पर हमारी गाड़ी 100 की स्पीड से ज़्यादा दौड़ रही थी। तो अब जाकर ड्राइवर अंकल भी नॉर्मल हुए। हमें एक पीपल के पेड़ के नीचे एक बड़ा और घना सा अड्डा दिखाई दिया। उस अड्डे को देखकर ऐसा लग रहा था मानो किसी ने यहाँ पर कोई ढाबा सेट किया हो। खाने की सुगंध इस समय मुझे इतनी अच्छी लग रही थी कि मैं जल्दी से अपनी गाड़ी से नीचे उतरा और सबसे पहले उस दुकानदार के पास जाकर कहने लगा, अरे भैया, जल्दी से 2 चाउमीन प्लेट लगा दो। अब 9 बजने को आए थे और सड़क पर पानी बिखरा पड़ा था। दरअसल कुछ देर पहले ही वहाँ बारिश ने राहत की सांस ली थी। इस इलाके में कुछ देर पहले बारिश हुई थी और अभी मैं और मेरे ड्राइवर अंकल वहाँ बैठकर आराम से नाश्ता ही कर रहे थे कि उनमें से कुछ लोग आपस में बातें करते हुए हमसे कहने लगे, नैनपुरा से खेड़ी का रास्ता बड़ा ही हॉन्टेड माना जाता है। और ये वही रास्ता था जिसके बारे में ड्राइवर अंकल मुझसे बातें कर रहे थे। दरअसल वो लोग आपस में बातचीत करते हुए ये तय कर रहे थे कि उनको उस रास्ते से जाना चाहिए या फिर नहीं। ड्राइवर अंकल उन लोगों की बातें सुनकर थोड़ी दहशत में थे, लेकिन दूसरी तरफ मैं इन चीज़ों में विश्वास न करने वाला इंसान भी था, जिस कारण मेरे चेहरे पर इनका कोई असर नहीं था। मेरा मानना था कि हमें उसी रास्ते से निकलना चाहिए ताकि हम जल्दी पहुंच सकें। दूसरी तरफ ड्राइवर अंकल का कहना था कि हमें भले ही थोड़ी देरी हो जाए, लेकिन उस रास्ते को कतई नहीं चुनना चाहिए जिससे हमें नुकसान हो। मुझे जल्दी से जल्द अपने नाना के पास पहुंचना था, जिस वजह से मेरी जिद के सामने ड्राइवर अंकल को घुटने टेकने पड़े। उन्होंने उस रास्ते से निकलने से पहले कुछ शर्तें मेरे सामने रखी। ड्राइवर अंकल का कहना था कि उस रास्ते से गुजरने से पहले हमें अपनी गाड़ी की सारी विंडो को बंद कर देना है और भूल से भी गाड़ी की विंडो को मत खोलना, और अगर कोई अनजान शख्स हमारे आसपास मंडराता हो तो उससे बचकर रहना। यह हमारी सावधानी होगी। ड्राइवर अंकल की बातों को मजाक में लेते हुए मैंने उन्हें वहाँ से चलने को कहने लगा और अब हम गाड़ी में बैठ गए। ड्राइवर अंकल बार बार मुझे सचेत कर रहे थे। उनका कहना था कि हमारी सावधानी हमारा प्रथम हथियार होगी। अगर हम सावधान नहीं रहे तो हमारी मौत निश्चित है। दोस्तों, उस समय मेरा मन कर रहा था कि मैं ड्राइवर अंकल को इसी ढाबे पर छोड़ दूं और अपने नाना के यहाँ चला जाऊं, क्योंकि अब मैं उनकी बातों से पूरी तरह से पक चुका था। उनकी बोलने की आदत अभी भी वैसे ही बनी हुई थी। मैंने उन्हें कुछ देर पहले हुई उस छोटी सी घटना के बारे में पूछा, जब उनका पूरा शरीर आग की भांति तपने लगा था। तो उन्होंने बताया कि जब वो गाड़ी लेकर रास्ते के किनारे खड़े थे तो उन्हें रास्ते के बीचों बीच एक काला राक्षस खड़ा हुआ दिखाई दिया, जिसकी पूंछ पर आग लगी हुई थी और उसके बड़े बड़े दांतों के साथ साथ उसके भयानक नाखून की वजह से उनके दिल में डर बैठ गया और वो उसी वक्त वहाँ से तेज गति से निकल गए। फिर मुझे भी याद आया कि मुझे भी उस रास्ते के बीचों बीच कोई नजर आया था और वो आकृति भी किसी भयानक जानवर या किसी राक्षस जैसी ही लग रही थी। इस वक्त मेरा भी थोड़ा दिमाग हिलने लगा, लेकिन मैंने एक बार फिर अपना भ्रम मानकर इस बात को नज़रअंदाज कर दिया। लेकिन वो कहते हैं ना, कभी कभी हर बात को टालना हमारे ऊपर भारी पड़ सकता है। पहली बार जब मैं उस रास्ते पर सफ़र कर रहा था तो फिर अचानक ही मेरी नज़र बगल में मौजूद झाड़ू पर पड़ी। कहते हैं कि जब हमारे ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूटने वाला होता है तो हमें उस चीज़ का आभास कुछ समय पहले ही होने लगता है। मेरे शरीर के अंदर बढ़ता हुआ तापमान आने वाली कुछ बुरी चीज़ों के बारे में बयां कर रहा था और हुआ भी कुछ ऐसा ही।
वहाँ से कुछ दूर आगे जाने के बाद ही मेरी गाड़ी एकदम से रुक गई। पता नहीं गाड़ी के अंदर क्या हुआ कि गाड़ी के आगे की तरफ से धुआं निकलने लगा। मैं अपनी गाड़ी से नीचे उतर गया और जब मैं गाड़ी से नीचे उतरा तो मैंने देखा कि सामने की दिशा में मुझे एक बड़ी खौफनाक औरत दिखी, जिसकी आंखों की जगह 2 गहरे काले गड्ढे नजर आ रहे थे। उस औरत को देखते ही मेरा पूरा शरीर थर-थर कांपने लगा और उसी वक्त ड्राइवर अंकल ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे गाड़ी के अंदर खींच लिया। उन्होंने गाड़ी को चारों तरफ से लॉक कर दिया। आज मुझे पहली बार किसी काली ताकत के होने का आभास हो रहा था। उस दिन हम सही सलामत तो बच गए, लेकिन एक डरावने हादसे ने जिंदगी भर के लिए मेरे दिल में जगह बना ली। दोस्तों, उस दिन के बाद जब भी मुझे किसी हॉन्टेड हाईवे के बारे में पता चलता है तो मेरी हिम्मत नहीं होती कि मैं उस रास्ते पर सफ़र कर सकूं। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।